जय हिंद फ्रेंड्स। तो कहानी चल रही है रेवोल्यूशनरी टेररिज्म की, और अब आपने सुना खुदीराम बोस के बारे में, प्रफुल्ल चाकी के बारे में, भगत सिंह के बारे में, और अब तक आपको यह बात समझ में आ ही गई होगी कि रेवोल्यूशनरी टेररिज्म पैदा क्यों होता है। ये सारा अध्ययन, मैं बार बार इस बात को बोलता हूं, और इसलिए बोलता हूं बार बार कि कुछ लोग हैं जो कभी ना कभी बात को समझ ही जाएंगे। जैसे आपकी शरीर में किडनी, लीवर, पैनक्रियाज, हार्ट, ब्रेन, ये सब मिलकर फंक्शन करते हैं। सब मिलकर फंक्शन करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी, रिलीजन, ये सब इंटरकनेक्टेड है। ये जो आईएएस की तैयारी तुम करते हो ना, तो जब स्कूल में पढ़ोगे, स्कूल में क्या करोगे, इनको सेपरेटली पढ़ोगे। ब्रेन क्या है, किडनी क्या है, लीवर क्या है, पैनक्रिया क्या, हार्ट क्या है। तो जब तुम स्कूल की एजुकेशन लोगे, जब तुम स्कूल की एजुकेशन लोगे तो इन सबके फंक्शंस तुम अलग अलग पढ़ोगे। स्कूल लेवल पे तुम इनके सारे फंक्शन अलग अलग पढ़ोगे। तुमको अलग अलग पता होगा कि किडनी क्या है, लीवर क्या है, इनका फंक्शन क्या है। लेकिन जैसे ही तुम कॉलेज के लेवल पे पहुंचोगे, वैसे ही तुम्हें इसकी इंटरकनेक्टिविटी पता चलेगी। और जब तुम मेडिकल की पढ़ाई पढ़ोगे तो इनका एक दूसरे पे क्या प्रभाव पड़ता है। मैं एग्जांपल देता हूं तुम्हें, बहुत प्यारी बात समझ लो। तुम्हारा आईएएस तो कोई रोक ही नहीं सकता। स्कूल के लेवल पे अलग अलग, कॉलेज के लेवल पे इंटरकनेक्टेड, और जब तुम मेडिकल की पढ़ाई पढ़ोगे तो कैसे इनका एक दूसरे पे प्रभाव। अब तुम देखो, मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं। अफगानिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब इकॉनमी ले लो, दोनों की इकॉनमी ले लो। इकॉनमी, फ्यूडल इकॉनमी, कैपिटलिस्ट इकॉनमी। कैपिटलिस्ट मनी इकॉनमी, पैसा है, वहां पैसा नहीं है। अब तुम यहां की पॉलिटी देखो, ट्राइबल, यहां की सोसाइटी देखो, यहां का कल्चर देखो, सब कुछ इससे प्रभावित है, सब कुछ। और फिर साइमल्टेनियसली इसको देखो, पॉलिटी, यहां देखो सोसाइटी, यहां देखो कल्चर। यहां आर्किटेक्चर के नाम पर एक बुद्ध की पुरानी प्रतिमा थी, उसको भी तोड़ डाले। और ये तो खैर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के लिए फेमस ही है। तो ये जो इंटरकनेक्टिविटी है कि एक दूसरे के संबंध को समझना, एक दूसरे का पूरा सिलेबस तुम्हारा यही है। जो तुम्हारा पूरा सिलेबस है वो यही है। शुरुआत तुम्हें स्कूल लेवल से करनी है, क्योंकि ह्यूमैनिटीज तुमने कभी कायदे से पढ़ी ही नहीं। इसलिए हर आईएएस का एस्पिरेंट शुरुआत कहां से करेगा? स्कूल लेवल से। पहुंचेगा कहां? कॉलेज लेवल पर। फिर मेडिकल की पढ़ाई कि किडनी पैनक्रिया का क्या रिलेशन है, पैनक्रिया किडनी लीवर हार्ट का क्या रिलेशन है।
अब सेकेंड फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी टेररिज्म एक कदम आगे बढ़ा, पुराने की तुलना में एक कदम आगे बढ़ा, फर्स्ट फेज की तुलना में आगे बढ़ा, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, आइडियोलॉजी हो गई, फिलॉसफी हो गई, कम्युनिज्म और सोशलिज्म, गोल हो गया, इवेंट्स हो गया, एक्टिविटीज हो गई। और जब सोशलिज्म का स्ट्रीम मजबूत हुआ तो हिंदुस्तान के बिजनेसमैन 1925, 1924 HRA, 1925 CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अब इससे एक आदमी बड़ा चिंतित हुआ, एक ग्रुप बड़ा चिंतित हुआ। कौन सा? कैपिटलिस्ट, पूंजीपति। ये बड़े चिंतित हुए कि अब क्या होगा, अगर ये मजबूत हो जाएंगे तो हम उखड़ जाएंगे। और इनके सामने एक एग्जाम्पल था ही 1917 का रशिया। इनके सामने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था 1917 रशिया, जहां मजदूरों ने और किसानों ने मिलकर इंपीरियल और कैपिटलिस्ट ताकतों को उखाड़ फेंका। मजदूरों का शासन सोवियत। अब इंडिया की कैपिटलिस्ट लॉबी बहुत डर गई, इंडस्ट्रियलिस्ट लॉबी बहुत डर गई, और डर गई तो कुछ करेगी। तो 1927 में तुम देखोगे कि हिंदुस्तान के जो कैपिटलिस्ट हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, फिक्की। और इसका प्रेसिडेंट कौन है? पुरुषोत्तम दास ठाकुर। और पुरुषोत्तम दास ठाकुर लॉर्ड इरविन से कहता है कि बाबूजी, वो वहां लेनिन, यहां भगत सिंह। बोले भारत में एक लेनिन पैदा हो रहा है बाबूजी। और एक बार हम धोखा खा चुके हैं। अगर इस लेनिन को हमने मौका दिया भगत सिंह को, तो फिर तुम भी जाओगे और हम भी जाएंगे। अंग्रेजों ने कहा यह बात तो है यार, क्या किया जाए? अरे बोले करना क्या है यार, मास मूवमेंट शुरू कराओ। हाँ बोले रुको, मास मूवमेंट शुरू कराते हैं। बोले कैसे कराओगे? वहां पिछली बार तो तिलक को छोड़ दिए थे, अब क्या करोगे? अरे बोले कराएंगे ना यार, क्यों टेंशन ले रहे हो? तो यहीं पर 1927 में एक और घटना घटी, साइमन कमीशन। देखो, कनेक्टिविटी टू रिव्यू द कंडीशन ऑफ इंडिया। भारत के कंडीशन को रिव्यू करना है, और सारे मेंबर अंग्रेज। अब तुम एक डेलीगेशन बना रहे हो तमिलनाडु के सिचुएशन को रिव्यू करने के लिए, और उसके सारे मेंबर पंजाबी। तमिलनाडु का आदमी दुखी नहीं होगा? बहुत दुखी होगा, विरोध करेगा। यहां भी विरोध हुआ, तो साइमन कमीशन ने मास मूवमेंट को फिर से जिंदा कर दिया, एंटी साइमन मूवमेंट। क्या चाल चली अंग्रेजों ने। पता है ये आम आदमी कौन है? ये आम आदमी वो है जिसको जो अदृश्य है वो दिखाई नहीं पड़ता, और इस दुनिया में जो अदृश्य है बस उसी की कीमत है। उसको तुम भगवान कहो। इसीलिए जितने बड़े बड़े पद पे लोग हैं उनको पब्लिक से बहुत दूर रहने की सलाह दी जाती है कि ज्यादा मत मिलो। डीएम से कहा जाता है ज्यादा मत मिलना बेटा, डेली निकलोगे इज्जत खत्म। महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने एक पब्लिक प्रोग्राम में चले गए तो लोग कहेंगे कि भैया डीएम साहब आए थे, और डेली गए तो गए। ये आम आदमी यही है। कहता प्रेम बहुत जरूरी है जीवन में। अच्छा, तो रिक्शे वाले को कौन करता है? सम्मान बहुत जरूरी है जीवन में, तो रिक्शे वाले को कौन करता है? ऑनेस्टी बहुत जरूरी है,
इस जीवन में जरूरी है शक्ति। कहता है इज्जत बहुत जरूरी है। क्या करोगे मैं इज्जत का? शक्ति है, जो बेइज्जती करेगा तो लटका देंगे उल्टा। शक्ति, चंद्रमा से तो कोई भी आंख मिला ले, सूरज से आंख मिलाने की हिम्मत सब में नहीं है। ये देखो, और फिर मजदूरों को कंट्रोल करने के लिए पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल, दो बिलें आ गई। पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल। मजदूरों, किसानों, यूनियनों को को कंट्रोल करने के लिए। इससे गुस्सा होकर कि यार एक तो परेशान कर रहा हूं, ऊपर से रोने नहीं दे रहा। असेंबली बॉम्ब केस, और ये सब चल रहा था तभी तक एक अंधेरा छा गया, 1929 इकोनॉमिक डिप्रेशन। तो कारोबार ठप, लोग बेरोजगार, मजदूर खाली। बोले अब क्रांति करेंगे, पर नेता के बिना कैसे करोगे? तो 1931 हैंगिंग ऑफ भगत सिंह। सेना राजा के बिना बेकार है। सेना राजा के बिना बेकार है। और सेना से क्या लड़ना? राजा को हटा दो, क्योंकि सेना जैसे चेस का गेम है, चेस के गेम में चेस बोर्ड से राजा हटा दो, गेम शुरू ही नहीं हो सकता। कुछ लोग है ना, वो सेना से लड़ते हैं। यही तो औरंगजेब ने गलती कर दी। सेना से क्यों लड़ना? सेना को क्यों टारगेट बनाना? टारगेट बनाना है राजा को। इसलिए चेस के गेम में जो नए नए खिलाड़ी होते हैं ना, वो प्यादा वादा मारने में बड़ा विश्वास रखते हैं, जबकि टारगेट किसको बनाना है? राजा को। और इन्हीं सब बातों से दुखी होकर थर्ड फेज, ये कम्युनलिज्म, ये ट्रेड डिस्प्यूट बिल, भारत में जो चारों तरफ आग लगा हुआ था, तो थर्ड फेज का रेवोल्यूशनरी टेररिज्म है। तो छोटी घटना लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है। थर्ड फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी टेररिज्म, बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं पढ़े होते हैं। रेवोल्यूशनरी टेररिज्म, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी और भगत सिंह का नाम तो बहुत लोगों ने सुन रखा है, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट नेम है सूर्यसेन, बंगाल में। चिटगांव आर्मरी रेड, चिटगांव आर्मरी, चिटगांव आर्मरी रेड, और एक नई आइडियोलॉजी, सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रेबेलियन, आर्म्ड रेबेलियन, आर्म्ड, कि लड़ेंगे, सेना बनाएंगे, लड़ेंगे। लेकिन अभी शायद इस आर्म्ड रेबेलियन का समय नहीं था। समय से पहले कोई भी कोई काम करेगा, वो मारा जाएगा। अब नर्सरी का बच्चा अगर आइसोमेरिज्म पढ़ने की कोशिश करेगा तो परेशान हो जाएगा। वो एलिमेंट और कंपाउंड पढ़ने की कोशिश करेगा तो परेशान हो जाएगा। आइसोमेरिज्म तो बहुत बड़ी चीज है। समय, और फिर सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट हुआ,
और सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के बाद गांधी इरविन पैक्ट हुआ, गांधी इरविन पैक्ट के बाद सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट हुआ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, कराची कांग्रेस हुआ, गांधी इरविन पैक्ट हुआ, कम्युनल अवार्ड आया, गांधी जी ने पूना पैक्ट किया, फिर 1935 का एक्ट आ गया। और 1935 के एक एक्ट में एक बड़ी शानदार बात, बहुत शानदार, 1935 के एक्ट में एक बड़ी जबरदस्त बात जिसने भारत के इंडिपेंडेंस में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। एक्ट ऑफ 1935, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रोविंशियल, और स्टेट के सब्जेक्ट में पुलिस स्टेट का सब्जेक्ट है, पुलिस स्टेट का सब्जेक्ट है। अब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, भारतीयों के हाथ में आ गया प्रोविंसेस, भारतीय बने प्रधानमंत्री, तब स्टेट के मुखिया को प्रधानमंत्री कहते थे, भारतीय बने प्रधानमंत्री। 11 में से 8 प्रोविंस, 11 प्रोविंस थे, 11 में से 8 प्रोविंस कांग्रेस के कब्जे में। अब पुलिस किसके इशारे पे काम करेगी? स्टेट के चीफ के इशारे पे। स्टेट के चीफ कौन है? कांग्रेस के लीडर्स। अब पुलिस किसी को भी नहीं उठाएगी। अब वो पुलिस का जो रिप्रेशन था वो खत्म। लोगों ने कहा कि दरोगा जी बड़ा देख के मुस्कुरा मुस्कुरा के बात कर रहे हैं। हाँ, बोले अब तुम्हारी सरकार है। बोले अच्छा, अब दरोगा जी फर्जी मारेंगे? अरे बोले मजाल है इनकी, मार देंगे, बर्खास्त हो जाएंगे। बोले ये क्या है भैया? बोले ये आजादी है। इसी की बात तो गांधी जी तुमको समझा रहे 1920 से। आपकी सरकार। बोले हमारी? केजरीवाल जी की? अरे बोले केजरीवाल जी की नहीं, तुम्हारी, जनता की। अच्छा, बोले जनता की? हाँ। बोले यही तो समझा रहे हैं, आजादी आजादी, लड़के लेंगे आजादी और नाच के लेंगे आजादी और भैया बोले आजादी। आजादी का मतलब जनता की सरकार। और जब जनता की सरकार होगी तो सरकार के अधीन पुलिस होगी, एग्जीक्यूटिव होगी, जुडिशरी होगी, लेजिस्लेचर होगा। तो वो किसके इंटरेस्ट में काम करेंगे? जनता के इंटरेस्ट में। और ये सरकार जो बनी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के अंतर्गत, ये 28 मंथ्स तक सरवाइव की। 28 महीने इस देश के लोगों ने आजादी का स्वाद लिया। और स्वाद कुछ चीजों के बड़े खतरनाक होते हैं, इसलिए मां बाप चाहते हैं कि कुछ चीजों के स्वाद आप तब तक ना लें जब तक आप कुछ कर ना लें, इंडिपेंडेंट ना हो जाए। वो जानते हैं अगर उससे पहले ले लोगे तो हमारा ही पैसा लुटाओगे। मां बाप चाहते हैं कि कुछ चीजों का स्वाद आप तब तक ना लें जब तक आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना हो जाए, क्योंकि अगर आपने उनका स्वाद लिया तो आप फिर उनकी तरफ भागोगे। और उसमें से एक चीज है शराब, सबकॉन्शियस को शांत कर देती है। बंद। आईएएस में होगा कि नहीं होगा, परिवार वाले क्या कहेंगे, रिलेशन क्या कहेगा, और मैं कहां, सब बंद, क्लोज। 4 घंटे आदमी ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ है। कुछ चीजों के स्वाद बड़े खतरनाक होते हैं, बहुत। मां बाप चाहते हैं जब तक आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना हो जाए आप ना ले। 28 महीने इस देश की जनता ने आजादी का स्वाद लिया। अभी आजादी मिली नहीं है, लेकिन ऑटोनॉमी। 39 में वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर,
जर्मनी ने हमला कर दिया, पोलैंड पे। और जब जर्मनी ने पोलैंड पे हमला किया तो ब्रिटेन ने जर्मनी पे हमला कर दिया। और फिर ब्रिटेन ने बिना इंडिया के नेताओं से पूछे ये कहा कि इंडिया इज ऑन द साइड ऑफ ब्रिटेन एंड इज कमिटेड टू फाइट फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ पोलैंड। गांधी जी ने कहा क्या बोल रहे भैया? हाँ बोले यही बोल रहे हैं यार कि भारत के लोग ब्रिटेन के साथ हैं और पोलैंड की आजादी के लिए कमिटेड हैं। गांधी जी ने कहा मजाक कर रहे हो? अरे बोले नहीं यार सीरियस, एकदम बहुत सीरियस। बोले नहीं नहीं मजाक कर रहा। बोला क्यों? बोले सरकार, एक गुलाम दूसरे गुलाम की आजादी के लिए कैसे लड़ सकता है सरकार? अंग्रेजों ने कहा यार बात तो तुम्हारी सही है। तो गांधी जी ने कहा कि अगर तुम आजादी को इतना सम्मान देते हो तो हमको आजाद कर दो और फिर हमारा समर्थन ले लो। अरे अंग्रेजों ने कहा बहुत बड़ी कीमत मांग रहा है साथ लेने के लिए। आजादी पाजादी इतने सोने के देश को कोई छोड़ता है? तो फिर गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि कांग्रेस इज द हिंदू ऑर्गेनाइजेशन। अब कांग्रेस के नेताओं को बहुत बुरा लगा कि एक तो साहब तुम हमारी बात नहीं सुन रहे हो, एक तो हम तुमसे कह रहे हैं कि देखो भैया हमको आजादी दे दो, वो तुम नहीं दे रहे हो, फिर हमारा साथ ले लो। आजादी की दूर बात तो बहुत दूर है, आजादी की बात तो बहुत दूर, तुम फिर हमें लड़ाने की कोशिश करो कांग्रेस इज अ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन। और फिर 1939 में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने इस्तीफा दे दिया, पॉलिटिकल वैक्यूम पैदा हो गया। खेल देखो, खेल समझो, खेल अपने दिमाग को खोलो यार, कहां उलझाए हुए हो? मन का सबसे बड़ा फीचर जानते हो क्या है? उलझना, बंधन। 98% लोगों का मन इस दुनिया में उलझा हुआ है और उस 98 में 96 का फर्जी उलझा है। मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है भैया, मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, बढ़ने दे। नहीं भैया मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, हम लोगों पर कब्जा कर लेंगे भैया। रहते तो हैं पाकिस्तान में मुसलमान, वो सीमा हैदर भाग के आई तो है। मत भेजो बाबा जी, मत भेजो हमको, मत भेजो बाबा जी, मुसलमानों से ही तो भाग के आई है। वहां कौन से हिंदू यहूदी पारसी रहते हैं? कहती मुझको मत भेजो भैया, प्लीज भैया मुझे पाकिस्तान मत भेजिए। सोचो वहां कौन से सबके बीच में भाईचारा है कि सब शिया सुन्नी महदवी सब एक दूसरे को प्यार से खाना एक एक हाथ से खिला रहे हैं? फर्जी टेंशन में 96% फर्जी उलझे हुए हैं। माय गर्लफ्रेंड इज नॉट टॉकिंग टू मी, तो दूसरी बना ले। कौन सी शॉर्ट हो गई है दुनिया में चीजें? तेरी वाली आखिरी महिला थोड़ी सी धरती पे। नेक्स्ट, उलझना नहीं है। तुम जीवन का यह मूल मंत्र मुझसे सीख लो, उलझना नहीं है और मन तुम्हें उलझाएगा। कभी प्रेम के नाम पे, कभी रिश्ते के नाम पे, कभी भावना के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, किसी ना किसी नाम पे यह तुमको उलझाएगा। और अगर ये उलझा, देख लेना, ये बड़ा प्यारी बात बता रहा हूं, इसको गौर से सुनना। ये एक मन के दो हिस्से हैं समझाने के लिए, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। अब यहां तुम क्या पढ़ रहे हो? मॉडर्न इंडिया।
यहां तुम कॉन्शियस माइंड से मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हो और सब कॉन्शियस माइंड में कैट विंसलेट बैठी हुई है। तो तुम जितना भी पढ़ रहे हो, पढ़ तो बहुत रहे हो, 10-10 घंटा पढ़ रहे हो, यहां सेव नहीं हो रहा है। समझना इस खेल को। जितने लोग उलझे हुए हैं उनका यह प्रीऑक्यूपाइड है। उलझना मतलब सबकॉन्शियस का प्रीऑक्यूपाइड होना। और इस प्रीऑक्यूपाइड मन में जब तुम कुछ बाहर से भेजते हो वो आता ही नहीं, यहां तक पहुंचता ही नहीं। तभी तो तुम इतनी मेहनत करते हो, साल 2-2 साल पढ़ते हो, 3-3 साल पढ़ते हो, कॉन्फिडेंस नहीं पैदा होता। क्योंकि वहां से यहीं तक ये बात खत्म हो जाती है, यहीं पर रह के घूम घाम के चलिए, यहां तक आता ही नहीं। इसी को खाली करने के प्रोसेस का नाम है ध्यान। है बाबूजी? यहां तक आता ही नहीं, पहुंचता ही नहीं। अब चूंकि ये छिपा हुआ है, ये सिर्फ ध्यानियों को दिखता है, एनर्जी रिजर्वॉयर है, और मन का 98% है, ये 2% है। तो जिसने यहां से कसम खाई कि सिगरेट नहीं पिएंगे, उसकी सिगरेट कभी नहीं छूटेगी। और अगर यहां डिसीजन ले लिया तो कभी सिगरेट पी नहीं सकते। बहुत कम लोग इस लेवल पे आते हैं। डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, ये सुनने से थोड़ी आता है। ये 98% अगर तुम्हारे तरफ आ गया तो तुम ताकतवर। इसी 98% को अपने कब्जे में लेने का नाम है ध्यान। कितने लोग कसम खाते हैं, सिगरेट नहीं पिएंगे, शराब नहीं पिएंगे, ये नहीं करेंगे, 15 घंटा पढ़ेंगे, यहीं से करते हैं सब, यहां तक आ ही नहीं पाता। और ये कुछ बोलता नहीं, ये सोचता भाई तुम बकबकाते रहो, हमारे ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। उलझो मत। प्रेम के नाम पे, रिश्ते के नाम पे, भावना के नाम पे, रिश्तेदारी के नाम पे, रीजन के नाम पे, धर्म के नाम पे उलझो मत। उलझने से अगर तुम बच गए, प्रेम करो, एकदम करो। गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी बात, बॉयफ्रेंड बहुत अच्छी बात, ये इसको मत छोड़ो, उलझो मत। कोई जा रहा है उसको विदाई दो, पार्टी दो, माला पहनाओ, तारीफ करो उसके, वाह वेरी गुड, वेरी नेक्स्ट, और लाओ। उलझो मत। धर्म को पढ़ो, धर्म से सीखो, धर्म के रास्ते पर चलो, उलझो मत। बस मेरी एक बात मान लो, दुनिया में उलझना छोड़ दो, फिर देखो जिंदगी कितनी प्यारी हो जाती है, मस्त। 1939 में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने इस्तीफा दे दिया, और मैंने तुमसे कहा मैच्योर पीपल नेवर फाइट ऑन डबल फ्रंट्स। समझदार लोग 2 फ्रंट पे कभी नहीं लड़ते। अब जब कांग्रेस मिनिस्ट्रीज, अब देखो 1939 में एक तरफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर और दूसरी तरफ रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। और मैंने तुमसे कहा मैच्योर पीपल नेवर फाइट ऑन डबल फ्रंट्स। समझदार लोग 2 फ्रंट पे कभी नहीं लड़ते। अब यह हुआ कि भैया ये तो रोक नहीं सकते, इनको समझाओ। अब यह हुआ भैया ये तो हाथ में ही नहीं है। इस बात पे ध्यान देना, तुम उन चीजों को भी सोचते हो, चिंतित होते हो जो तुम्हारे हाथ में ही नहीं है। कश्मीर हमारा है, तुम्हारे पापा बैनामा कर रहे हैं, नहीं नहीं भैया तब मरा जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर बनना तब डिसीजन लेना, अभी क्यों मारे जा रहे हो?
अभी जीडीपी तैयार कर लो, जीएनपी तैयार कर लो। इतनी सारी बाढ़ें आ रही, इनके कारण पता कर लो। मोदी जी फ्रांस में, उसको पढ़ लो। जो चीज तुम्हारे हाथ में नहीं है उस पर क्यों चिंतित होना। सो जानना है, बिल्कुल कश्मीर को पढ़ना है, कश्मीर क्राइसिस, कश्मीर प्रॉब्लम पढ़ना है। चिंतित क्यों होना। कुछ लोग तो ऐसी ऐसी बातों पे चिंतित है, उनको सुनकर ही हंसी आती है। भैया मक्का में शिवलिंग है, हाँ भैया वहां भी शिवलिंग है। अरे अयोध्या जी नहीं भरा, नहीं वहां भी है भैया शिवलिंग, उसको भी भैया आजाद कराना है भैया। अच्छा, उलझना बंद। ये देखो कितने कितना बड़ा मैसेज तुम्हारे सामने है। क्या किस पे चिंतित नहीं होना, ये तो रोक ही नहीं सकते, ये मैनेज कर सकते। तो फिर अंग्रेजों ने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अगस्त ऑफर, भारतीयों को ऑफर दिया 1940 में। कहा डोमिनियन स्टेटस। अरे गांधी जी ने कहा बाढ़ में जाए डोमिनियन स्टेटस। कराची कांग्रेस में हमने कहा था पूर्ण स्वतंत्रता, कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ डोमिनियन स्टेटस रख लो अपने पास। नहीं माने सब। फिर अंग्रेजों ने एक और ऑफर दिया, क्रिप्स मिशन 1922। क्रिप्स मिशन 1942, कहा डोमिनियन स्टेटस विद स्पेशल स्टेटस। बोले ही कहा है चाचा। बोले मतलब नौकर रहोगे, चीफ नौकर, क्राउन राउंड लगाए हुए नौकर। अरे बोले यार तुम लोग समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे। नहीं चाहिए चाचा डोमिनियन स्टेटस, आजादी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वतंत्रता। तुम ऐसे पढ़ते हो हैं? तुम तो यार रटने के लिए पढ़ते हो। तुम्हारा जीवन में एक ही काम है, वो पढ़ ले, किसी तरह आईएएस बन जाए, किसी तरह। तुम्हारे जीवन में एक ही टास्क है कि भगवान बस किसी तरह आईएएस बना दे प्रभु, बस अच्छी सी शादी कर ले प्रभु, 6-7 लड़के बच्चे हो जाएं, कोई पूछता क्यों आईएएस बनना चाहते हो, कहते हो देश की सेवा करना चाहते हैं। वो इंटरव्यू बोर्ड वाला और नाराज हो जाता है कि उल्टी सीधी बातें मत कर, देश की सेवा करना चाहते हैं। देश की सेवा करना चाहते हैं तो झाड़ू लगाओ सड़कों पे, सफाई करो, स्वच्छ भारत। नहीं नहीं, अरे दिल में है ख्वाहिशे हूर और जन्नत। ये 90% लोगों का हाल है। दिल में है ख्वाहिशे हूर और जन्नत और जाहिर में शौके इबादत। मतलब दिल में तो जन्नत और हूर चल रहा है और दुनिया को दिखा रहे हैं इबादत। समझने के लिए पढ़ो, दिमाग को खोलने के लिए पढ़ो। दिल में है ख्वाहिशे हूर और जन्नत और जाहिर में शौके इबादत, बस हमें शेख जी आप जैसे अल्लाह वालों से अल्लाह बचाए। मैं नहीं कह रहा हूं, नुसरत फतेह अली खान की एक गजल कहती है। क्रिप्स मिशन को भी मना कर दिया, अंग्रेज झल्ला गए, बोले यार इतना तुम लोग को मना रहे हैं, 2 साल हो गया मनाते मनाते, तुम लोग बदतमीज मान ही नहीं रहे। तो 8 अगस्त 1942 कांग्रेस के नेता गांधी जी के साथ साथ बंदी बना लिए गए। उठा लो सबको, बंद कर दो सबको।
गांधी जी जेल जा रहे थे, पब्लिक ने पूछा बाबा, बोले हाँ, बोले हम क्या करें, बोले तुम करो या मरो, डू और डाई। अब गांधी जी के लिए डू क्या था? नॉन वायलेंस, सत्याग्रह। लेकिन वो जो सलीम कसाई है, उससे अगर तुम डू कहोगे तो डाल के घुमा देगा तुरंत। और यहीं पे शुरू हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट। 1942। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 बड़ा डेंजरस मूवमेंट था। अंग्रेजों भारत छोड़ो। अब एक तरफ वर्ल्ड वॉर, एक तरफ क्विट इंडिया मूवमेंट। फंस गए अंग्रेज और गुस्सा भी गए। जब कोई परेशान होता हो, तुम उसको प्रेशर बनाते हो तो झल्लाता है वो। मम्मी के दिमाग में चल रहा है कि यार बड़ी वाली बहन बीमार है, पापा बीमार है, और तुम बीच में कि 500 रुपया दे दो, पीवीआर जाना, 500 रुपया पियो, मारा 2-3 हाथ घुमा घुमा के। कई बार तुम देखो, तुम मार खाते हो इसलिए नहीं क्योंकि वो तुम पे गुस्सा है, झल्लाहट। अंग्रेज झल्लाहट में लगा दो, आर्मी लगा दो, मारो काटो इनको सबको। और गांधी जी से उन्होंने कहा बाबा तुम तो वायलेंस के खिलाफ हो। बोले मैं तो आज भी खिलाफ हूं। बोले रोको इनको। बोले अब कैसे रोकूं, मैं तो कांग्रेस का मेंबर ही नहीं हूं। अंग्रेजों ने कहा अच्छा, वाह बढ़िया खेलते हो बाबा। 1922 में मुट्ठी भर लोग खड़े थे, 42 में पूरा देश खड़ा था। गांधी जी को पता था कि अब ना मार पाओगे। और जब भारत की पब्लिक मार खाने लगी तो उसी वक्त भारत की महान शख्सियत, भारत का आसमान एक से एक सूर्यों से भरा हुआ है, और उसमें से एक महान शख्सियत सुभाष चंद्र बोस। ये देश और इस देश के लोग कभी इस आदमी का ऋण नहीं उतार पाए। कुछ लोगों के ऋण है इस देश पे, वो कभी नहीं। भगत सिंह का ऋण कोई नहीं उतार पाएगा, उतार ही नहीं पाएगा। जो आदमी अपने लिए भी जिए, तो तुम कुछ कर रहे हो दूसरों के लिए लेकिन उसमें तुम्हारा भी फायदा है, वो ऋण नहीं है। जो आदमी सिर्फ दूसरों के लिए जिए, अपना कुछ है ही नहीं। भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ये इसीलिए बहुत महान है। अपने लिए कुछ चाहिए ही नहीं, सिर्फ दूसरों के लिए। कुछ लोग हैं जो दूसरों के लिए करते हैं, अपने लिए भी करते हैं। कुछ लोग हैं सिर्फ अपने लिए करते हैं। कुछ लोग हैं ना दूसरों के लिए करते हैं ना अपने के लिए करते हैं। कुछ लोग हैं जो दूसरों का भी बिगाड़ देते हैं, अपना भी बिगाड़ लेते हैं। बहुत तरह के लोग हैं, लेकिन ये लोग ये देश सुभाष चंद्र बोस का कभी ऋण नहीं चुका पाएगा। 1920 में यह आदमी आईएएस बन गया। टॉपर 1921 में रिजाइन कर दिया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का हिस्सा हो गए। बंगाल में नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल सुरेंद्रनाथ बनर्जी की नौकरी चली गई, तब नेता बने वो गुस्से में। ये आदमी आराम से आईसीएस बन के और जिंदगी का भोग करता, क्या जरूरत थी अपनी जान, अपना जीवन देने की। इसलिए सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, गांधी ये हमेशा महान रहेंगे, हमेशा, क्योंकि अपने लिए कुछ नहीं किया। नेहरू एक बहुत अच्छे नेता हैं,
पर सुभाष चंद्र बोस की महानता को टच नहीं कर पाएंगे। इसलिए यह कंपैरिजन करना ही बेकार है, यह कंपैरिजन करना ही गलत है। चलो कंपेयर करते हैं, बताइए सर नेहरू जी बड़े हैं कि सुभाष चंद्र बोस बड़े हैं? कोई नहीं बड़ा है। फकौली विधायक चंद्रकिशोर सिंह बड़ा है। चंद्रकिशोर सिंह की रंगदारी देखो पंचायत सीरीज में, उससे बड़ा कोई आदमी है? हैं? फकौली विधायक चंद्रकिशोर सिंह। नाइनटीन थर्टीज सोशल मूवमेंट, सोशलिस्ट मूवमेंट के स्टार फैजपुर सेशन के प्रेसिडेंट, बिना किसी गॉडफादर के। जेल नेहरू के पास तो गॉडफादर हैं, जेल नेहरू के पास तो गॉडफादर हैं, मोतीलाल नेहरू, गांधी, एससी बोस। बिना गॉडफादर के अपना मुकाम बनाना। फैजपुर कांग्रेस के प्रेसिडेंट शाहरुख खान, अचीवमेंट है उस आदमी का। मैं बॉलीवुड वालों से बहुत दूर रहता हूं, लेकिन बॉलीवुड के कुछ लोग हैं जिनकी अचीवमेंट मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है कि नहीं नहीं कुछ जगह बनाया इन लोगों ने। अभिषेक बच्चन, ऋतिक रोशन, सबका बैकग्राउंड, रणबीर कपूर, सबका बैकग्राउंड, बैकिंग। पैदा हुए थे तभी पिक्चर का नाम डिसाइड हो गया था कि यह पिक्चर इससे बनवानी है। नरेंद्र मोदी, कुछ लोग इस देश में पैदा हुए थे तभी उनके बाप दादाओं ने कहा था कि यह भी प्रधानमंत्री बनेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी 2 टर्म प्रधानमंत्री, तीसरा बनने जा रहे हैं ऐसा लोग कह रहे हैं। पता नहीं, हम तो राजनीति में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते, लेकिन लोग कह रहे हैं। अचीवमेंट बहुत बड़ी। कल हिस्ट्री एज अ प्राइम मिनिस्टर भले कह दे कि नहीं नॉट सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर, लेकिन इस देश में जहां बैकग्राउंड लेके सोने का तलवार लेके पैदा हुआ, चम्मच छोड़ दो, सोने की प्लेट, सोने कटोरी लेके पैदा, उस देश में वो आदमी सेकंड टर्म कंप्लीट कर रहा है प्राइम मिनिस्टरशिप की, थर्ड की तैयारी कर रहा है। अचीवमेंट है। तुम्हारी गाली देने से थोड़ी उसकी अचीवमेंट खत्म हो जाएगी। एससी बोस फैजपुर कांग्रेस के प्रेसिडेंट, सबसे बड़ा बात, 1939 त्रिपुरी क्राइसिस, गांधी के सपोर्टिव कैंडिडेट पट्टाभी सीतारमैया, इस कैंडिडेट को गांधी जी ने बैक किया, गांधी जी ने, इस आदमी ने उस कैंडिडेट को हरा दिया। हम हैं सुभाष चंद्र बोस। सलाम है, क्या आदमी है। इनके ऊपर वो गाना सूट करता है, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। सुभाष चंद्र बोस। अभी तो समय नहीं है, पर किसी दिन मैं इनकी कुछ कहानियां सुनाऊंगा आपको, आप रोने लगोगे सर कि ऐसा। आपको एक एनसीईआरटी पढ़ने में दिक्कत हो रही है, जवानी युद्ध करने के लिए होती, द्वंद्व करने के लिए थोड़ी, रोने के लिए थोड़ी। जवानी में अगर कोई आदमी रो रहा है
तो वो फिर जवान है ही नहीं। गांधी सपोर्टेड कैंडिडेट को हरा दिया। और गांधी जी की महानता देखो, गांधी जी ने कहा कि पट्टा भी सीतारमैया की हार मेरी हार है। एक्चुअली जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ और कांग्रेस मिनिस्ट्री ने रिजाइन किया, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि हम अंग्रेजों को 6 महीने का टाइम देंगे और 6 महीने के अंदर अगर इन्होंने देश नहीं छोड़ा तो मास रेवोल्यूशन। गांधी जी ने कहा नहीं, तुम यार हमेशा ताव वाली बात करते हो यार, चुप रहो, वेट एंड वॉच, हम देखेंगे और वॉच करेंगे। अरे बोले गांधी जी, तो आप, हम जानते हैं आप अंग्रेजों के एजेंट, आप कुछ वॉच नहीं करेंगे। थोड़ा सा गर्म हो गए सुभाष चंद्र बोस, नहीं होना चाहिए था, बुजुर्ग हैं, कोई बात नहीं। उसी में दोनों में क्लैश हो गया। वो कहे हम अपनी आइडियोलॉजी लगाएंगे, ये कहे हम अपनी आइडियोलॉजी लगाएंगे, उसी में झगड़ा हो गया। अब जिसका प्रेसिडेंट उसकी आइडियोलॉजी, सुभाष चंद्र बोस ने कहा हम लड़ेंगे चुनाव। अब सुभाष चंद्र बोस की इतनी हैसियत, किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ी कांग्रेस में कि उस आदमी के खिलाफ लड़ जाए, हिम्मत ही नहीं पड़ी, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। सरदार पटेल ने कहा वॉक ओवर, बोले नहीं यार। पटेल ने कहा गांधी जी से कि बाबा कौन लड़ेगा, बोले मेरा भाई लड़ेगा। बोले आपका कौन भाई? अरे बोले ये पट्टा भी सीतारमैया। ये बेचारे सीधे साधे तेलुगु आदमी बोले बाबा, अरे बोले लड़ जा, बड़ा आदमी है, हार जाओगे तो भी नाम ही होगा। और हार गए। गांधी सपोर्टिव कैंडिडेट को हराना बहुत बड़ी बात थी। वो आदमी बकरी पे हाथ रख देता था तो वो सांसद हो जाता था। गांधी सपोर्टेड। कुछ लोग अपने युग के ऐसे लोग होते हैं वो जिसके ऊपर हाथ रख देते हैं। गांधी का युग था, उस पूरा 1920 to 48 गांधी युग कहा ही जाता है, गांधी का ही युग था। वो आदमी जिसके ऊपर हाथ रख देता था वो सुपरस्टार, उसके खिलाफ लड़ना और जीतना। सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत गए, प्रेसिडेंट बन गए कांग्रेस के। गोविंद वल्लभ पंत आए सुभाष चंद्र बोस के पास, बोले बाबू बाबू मुशाय আমি তোমাকে ভালোবাসি। अरे बोले यार ठीक है, आई लव यू, आई ऑल्सो लव यू। हाँ बोले लेकिन एक बात तुमको और कहनी। बोले बोलो। बोलो देखो प्रेसिडेंट तुम तो बन गए भैया। बोले हाँ। बोले करोगे वही जो बाबा कहेंगे। बोले बाबा कहना मैं काहे कहूं करूंगा, मैं अपने मन वाली बात करूंगा। बोले नहीं नहीं नहीं। सुभाष चंद्र बोस ने कहा मैं अपनी पॉलिसी लगाऊंगा। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबरों ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबरों ने इस्तीफा दे दिया। अब यह सुभाष चंद्र बोस की नैतिक हार हो गई, मॉरल डिफीट। तो सुभाष चंद्र बोस ने भी इस्तीफा दे दिया। बंगाल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, बंगाल पहुंचे, वहां रिटेलिएशन डे डिक्लेयर कर दिया। गांधी जी ने कहा किससे पूछे? बोले कोई है नहीं पूछने वाला, सबने रेजिग्नेशन दे दिया है। बोले सबका एक्सेप्ट नहीं हुआ, तुम्हारा हुआ है। डिसिप्लिनरी एक्शन, 3 साल के लिए पार्टी से बाहर, 3 साल के लिए पार्टी से बाहर। लेकिन योग्य लोग किसी का इंतजार नहीं करते, किसी की लीडरशिप बर्दाश्त नहीं करते, किसी की चाटुकारिता नहीं करते। ये योग्य लोगों के लक्षण है। चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे राणा प्रताप हो, चाहे शिवाजी हो, इन लोगों की खास बात क्या है? टैलेंट है, लड़ना जानते हैं। बोले अकबर, बोले होगा भाई अकबर, हम भी लड़ना जानते हैं। शिवाजी से लोगों ने औरंगजेब साहब मुगल बादशाह, बोले चुप, मुगल बादशाह। जिनको इस जीवन में युद्ध करना आता है वो किसी को सलाम नहीं करते। इज्जत में भले कर दें, प्रेम में भले कर दें, सम्मान में भले कर दें। इन लोगों की महानता क्या है? सुभाष चंद्र बोस, राणा प्रताप, शिवाजी, इन लोगों की महानता क्या है? यही है कि लड़ेंगे। इनके पास भी ऑप्शन था, सामने वाले की बात मान के जिंदगी आराम से गुजारनी ही नहीं, आराम से गुजारनी ही नहीं, लड़ना है बस। और 1941 में इस आदमी ने ओब्लांगो मोसाटा, में
ये यहां से निकल गया अफगानिस्तान और वहां से पोर्चुगल के पासपोर्ट ऑब्लोंगो बसाटा के नाम से निकल गए जर्मनी। जर्मनी पहुंचे तो वहां इन्होंने एक सेना बनाई, इंडियन लीग। हिटलर ने इनसे कहा कि ऐसा करो, ये सेना लेकर तुम रशिया चले आओ। अरे बोले मैं भी सोशलिस्ट, वो भी सोशलिस्ट, मेरा रशिया से क्या दुश्मनी है, मैं रशिया क्यों जाऊं? बोले बेटा जर्मनी में मुझसे कोई क्यों वो नहीं आ रहा। बोला उल्टी सीधी बातें मत करो। वहां से भाग के निकले सबमरीन पे, सिंगापुर पहुंचे। यहां एक और घटना घट गई वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। कैप्टन मोहन सिंह को अंग्रेजी सेना ने, ब्रिटिश जापानी सेना ने पकड़ लिया मलाया में। कैप्टन मोहन सिंह ने कहा साहब हम आपके साथ हैं। बोले अच्छा तो तुम भी अपनी सेना बना लो, लड़ो अंग्रेजों के खिलाफ। तो मलाया में कैप्टन मोहन सिंह ने आईएनए बनाई। लेकिन अब जापान ने कहा था 2000 की सिंबॉलिक आर्मी बनाना, कैप्टन मोहन सिंह ने 20,000 की बना दी। कैप्टन मोहन सिंह को पकड़ के बंदी बना लिए। आईएनए किसने बनाई? कैप्टन मोहन सिंह ने। कहा? मलाया। सुभाष चंद्र बोस ने इंडिया लीग बनाई। कहां बनाई? जर्मनी में। अब सुभाष चंद्र बोस भी संकट में, मोहन सिंह भी संकट में, तो फिर बैंकॉक कन्वेंशन, एक पुराने क्रांतिकारी बैंकॉक कन्वेंशन कराया गया रास बिहारी बोस की लीडरशिप में। रास बिहारी बोस के लीडरशिप में, और मोहन सिंह और सुभाष चंद्र बोस सबको बुलाया गया। जापान की अथॉरिटीज आई, बोले सुलह समझौता कर लो। बोले कर लो सुलह समझौता, मुझे क्या दिक्कत है, समझौता कर लो। जापान ने कहा हम आपकी मदद करेंगे पर एक शर्त है, नेताजी लीड करेंगे आईएनए को। और बैंकॉक कन्वेंशन में आईएनए के मुखिया बन गए एससी बोस। और यहीं से शुरू हुआ फोर्थ फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी टेररिज्म। टेररिज्म अंडर द लीडरशिप ऑफ आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी। कुछ बाबूजी समझ में आ रहा है कि हम ऐसे ही बोले जा रहे हैं? बताओ। उठो जवानों, देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती मां भारती। कहां बैठे हो तुम लोग? 6 महीना सूर्य नमस्कार और सांभवी क्रिया कर लो 6 महीना, और जीवन ना बदले। छह महीना सूर्य नमस्कार और सांभवी क्रिया कर लो। 6 महीना। कितनी उम्र होगी तुम्हारी? 20 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल। बस 25 होगी, 26 होगी, 27 होगी, 30 होगी, बस। पहला फीचर, प्रोविजनल गवर्नमेंट। सरकार बनाई अपनी जापान की मदद से। कहां? सिंगापुर में। प्रोविजनल गवर्नमेंट, सरकार, अस्थायी सरकार। कहां? सिंगापुर में। अब एक देश के प्रतिनिधि के रूप में लड़ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन नहीं। भारत की सरकार अस्थायी। किसने एक्सेप्ट किया? जापान ने, जर्मनी ने।
प्रोविजनल गवर्नमेंट है। इंडियन आर्मी फाइटिंग फॉर इंडियन मासेस। इसलिए आईएनए की मेन कमांडिंग बॉडी कौन थी? कांग्रेस। तो जब मुकदमा चला आईएनए प्रिजनर्स पर, तो तुम देखोगे आईएनए आजाद हिंद फौज बचाओ मूवमेंट किसने चलाया? कांग्रेस ने चलाया। क्योंकि जो उसका मैनिफेस्टो था उसमें उसका मुखिया कौन था? कांग्रेस। प्रमोशन टू वुमेन, रानी झांसी रेजिमेंट। रानी झांसी रेजिमेंट फाइटिंग फॉर सोशलिज्म अगेंस्ट कैपिटलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। इंपॉर्टेंट इवेंट्स, कोहिमा एपिसोड, बैंकॉक कन्वेंशन एंड सिंगापुर एपिसोड। तो ये थी रेवोल्यूशनरी टेररिज्म की पूरी कहानी मॉडर्न इंडिया की। 4 फेज। जब भी मास मूवमेंट सप्रेस होगा, मास मूवमेंट, जब भी मास मूवमेंट सप्रेस होगा, स्वदेशी मूवमेंट, एनसीएम, सीडीएम, क्विट इंडिया, जब भी मास मूवमेंट सप्रेस होगा, तब क्या पैदा होगा? रेवोल्यूशनरी टेररिज्म। फर्स्ट फेज कौन है हीरो? खुदीराम बोस। सेकेंड फेज कौन है हीरो? भगत सिंह। थर्ड फेज कौन है हीरो? सूर्यसेन। फोर्थ फेज कौन है हीरो? एससी बोस। कैसे पढ़ना है? रटना नहीं है। रटे तो गए, रटे तो राजू बन जाओगे, चतुर्लिंगम बन जाओगे। रटे तो राजू या चतुर्लिंगम, रटे तो गए। खोलो इस दिमाग को। ये बहुत बड़ा गिफ्ट है तुमको, इसलिए हिंदू यहां चंदन लगाते हैं, यहां रेखाएं माथे पे तिलक लगाते हैं। सारा खेल यहीं से होता है, सारा इसी इतने क्षेत्र से सारा खेल होता है। इसलिए चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, सब सजदा करते हैं, इसको नीचे सर जमीन पे लगाते हैं कि मालिक इसको संभाले रखना, तुम्हारे सामने झुका रहे हैं। इसलिए मंदिर में पैर झुकाना बुरा माना जाता, सर झुकाओ, सर। खुदा है पाक है अब्दुल करीम, कहते बिस्मिल्लाह रहमान और रहीम। सर झुकाते हैं तेरे दरबार में, हम तो खादिम हैं तेरी सरकार में। मस्ती से पढ़ो, दिमाग खोलो, लगाओ, विजनरी बनो, आगे बढ़ो। सिर्फ आईएएस थोड़ी बनना है,
डेवलप, इवॉल्व करो अपने आप को, इवॉल्व, अपने आप को एक नया डायमेंशन दो। कल कोई मेरे जैसा टीचर तुम्हें पढ़ा रहा होगा। जय हिंद, थैंक यू।